हेलो एवरी। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की, 12th क्लास की। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट के बारे में। अब देखो, तो हम आईक्यू की बात करते हैं। बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटेलिजेंस जो थी उसमें हमने बात की कि जो हेरिडिटी है, बेसिकली हेरिडिटी मतलब जो पेरेंट्स के जीन्स हैं वो कहीं ना तो कहीं बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। मतलब बच्चों का जो इंटेलिजेंस लेवल था उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इसके बारे में पता कैसे चला? तो ये एविडेंस हमें वहां से आया, तब हमने बात की ट्विंस की, या फिर ऐसे बच्चों की जिनको कि हमने ऑर्फनेज से यानी अनाथालय से उठाया और हमने अच्छी फैमिलीज को दिया। यहाँ पे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस चीज पे काम किया कि अगर कोई ट्विंस है, ठीक है, और उनको बचपन में ही अर्ली एज में अलग अलग जगह पे भेज दिया जाता है, उनको अलग एनवायरनमेंट दिया जाता है, तब भी उन बच्चों में कुछ अमाउंट ऑफ सिमिलैरिटी वहां पे हमने देखी थी। अगर मैं बात करूं कि देखिए, अगर मैं बात करूं कि उन्होंने इस चीज पे भी ध्यान दिया था कि ट्विंस को तब उन्होंने अलग कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बच्चे को उन्होंने भेज दिया अच्छी खासी रिच फैमिली में जहाँ पे उसको हर एक चीज़ मिल रही थी, न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रही थी, उसे अच्छी एजुकेशन मिल रही थी, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा था। और एक को भेज दिया पुअर फैमिली में जहाँ उसको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल रहा था, एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी, एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी तब उनको हमने काफ़ी टाइम बाद, जैसे वो 18 ईयर्स के हो गए, उसके बाद तब हमने उनको देखा तो उनमें भी सिमिलैरिटी पाई गई। पहली चीज़ तो ये। उसके बाद अलावा जो है हमारे साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ पे भी काम किया कि जो बच्चे ऑर्फनेजेस में थे यानी अनाथालय में जो बच्चे थे उनको अगर उन्होंने रिच फैमिली में दिया, ठीक है, उसके बाद तब उन्होंने काफ़ी टाइम बाद उनको एग्जामिन किया, उनके इंटेलिजेंस को देखा, तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये चीज़ पाई कि जो बच्चों की इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं उनके हेरिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन कहीं ना कोई एनवायरनमेंट ने भी वहाँ पे रोल प्ले किया। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद कि भाई जितने भी लोग हैं, मतलब जितना भी उन्होंने एग्जामिन किया, उस चीज़ से ये चीज़ पता चली बेटा कि जो आईक्यू लेवल है या इंटेलिजेंस है, अगर हम बात करें आईक्यू लेवल की भी नहीं, तो जो अगर हम इंटेलिजेंस है वो दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, या मैं बोल सकती हूँ इंटेलिजेंस दो चीज़ों से बना होता है, ठीक है। पहला होता है हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स के जीन्स, और दूसरा होता है बेटा एनवायरनमेंट, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि इंटेलिजेंस जो है वो किसके द्वारा अफेक्ट किया जाता है? हेरिडिटी से भी अफेक्टेड होता है और एनवायरनमेंट से भी अफेक्टेड होता है। अब क्या हुआ कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट है? तो उसके लिए भी देखो, सबसे पहले क्या हुआ था 1905 में एल्फ्रेड बिनेट, ठीक है, एंड थियोडर सिमन, ठीक है, इन दोनों ने एक अटेम्प्ट किया था कि किसका? टू मेजर इंटेलिजेंस। मतलब हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन बच्चा कितना ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है। कैसे बता सकते हैं? इन्होंने दो वर्ड्स दिए, एक था बेटा एमए यानी मेंटल एज, ठीक है, एक था सीए यानी क्रोनोलॉजिकल एज। अब ये मेंटल एज क्या थी और क्रॉनिकल एज क्या थी उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, बेसिकली मेंटल एज क्या होती है, इन्होंने कुछ टेस्ट कंडक्ट किए, उन टेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि अगर कोई बच्चा है, फॉर एन एग्जाम्पल एक बच्चा है मेरे पास, वो उसकी एज जो है वो 12 ईयर्स है, बट अगर मैंने उसके टेस्ट लिए तो टेस्ट में ये पाया गया कि एक्चुअली में उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो किसके बराबर पाया गया? 5 साल के बच्चे के बराबर पाया गया। तो ये जो 5 साल के बच्चे के बराबर उसका इंटेलिजेंस लेवल पाया गया है उसको हम बोलते हैं मेंटल एज, ठीक है। उसकी एक्चुअल एज क्या है बच्चे? 12 साल। 12 साल का वो बच्चा है, तो इस एज को, जो उसकी एक्चुअल एज होती है, इसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। सबको समझ में आया? एक होती है मेंटल एज,
यानी कि तब अपने इंटेलिजेंस टेस्ट लिया, तो बाकी जो 5 साल के बच्चे, जैसा मैक्सिमम 5 साल के बच्चे जो परफॉर्म कर रहे थे उस टेस्ट में, उस लेवल का आपको क्या मिला, इंटेलिजेंस लेवल मिला एक 12 साल के बच्चे का। जो एग्जैक्ट रियल एज होती है उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, और जो इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद पता की जाती है उसे हम बोलते हैं मेंटल एज। ठीक है, इसके बाद ये जो मेंटल एज और क्रॉनिकल एज की बात की गई, ये वापस रिवाइज्ड हुआ, यानी कि जो एल्फ्रेड बिनेट और सिमोन ने जो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट किया था, इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए थे, उसका क्या किया गया, रिव्यू किया गया। ठीक है, उसको रिवाइज किया गया। और कब किया गया, ये हुआ 1912 में। ठीक है, 1912 में उसको रिवाइज किया। किसने रिवाइज किया था बेटा, इसकी भी अगर हम बात करें तो ये किया था विलियम स्टर्न ने। ठीक है, किसने किया था, विलियम स्टर्न ने रिवाइज किया था। और तब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया बेसिकली, जो ये बताता है कि एक बच्चे का इंटेलिजेंस कितना लेवल है, आईक्यू लेवल क्या है। अब वो क्या फॉर्मूला था उसको समझते हैं। जो इन्होंने फॉर्मूला दिया था वो ये था बेटा, कि जो आईक्यू होती है बच्चे की, वो आप कैसे पता कर सकते हो, उसकी मेंटल एज जो निकल के आई है और जो उसकी रियल एज है, दैट इज क्रॉनिकल एज, मल्टीप्लाई 100। ये 100 क्यों मल्टीप्लाई किया, अगर डेसिमल में हमारा आंसर आता था तो डेसिमल को अवॉइड करने के लिए इस 100 को मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया, जो किसने दिया था, ये दिया था विलियम स्टर्न ने। कब दिया, 1912 में। सबसे पहले 1905 में एल्बर्ट बिनेट और सिमन ने क्या किया था, इंटेलिजेंस को मेजर करने का तरीका बताया था। उन्होंने मेंटल एज और क्रॉनिकल एज के बारे में बात की थी। ठीक है, उसके बाद 1912 में विलियम स्टर्न ने इसको क्या किया बेटा, डिवाइस किया इस कॉन्सेप्ट को, और इसके लिए एक फॉर्मूला दिया जो था IQ इज इक्वल्स टू मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। इंटू 100 क्या था, इस 100 को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर क्यों बोलते हैं, टू अवॉइड डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब यहाँ पे क्या था, तब ये चीज देखी गई कि अगर मेंटल एज और क्रॉनिकल एज सेम है, अब आप खुद देखिए, अगर किसी बच्चे का मेंटल एज जो है वो 12 ईयर्स ही आ रही है, और क्रॉनिकल एज भी कितनी आ रही है, 12 ईयर्स ही है उसकी, तो यहाँ पे आईक्यू क्या आएगा, IQ इज इक्वल्स टू 12 ईयर्स बाय 12 ईयर्स इंटू में 100, तो ये कट हो जाएगा, तो IQ लेवल कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। सो इस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। अब क्या कैटेगराइज किया उसको समझते हैं। इन्होंने हमें कैटेगरीज दी कि अब मेंटल एज है, ठीक है, अगर वो ज्यादा है, मेंटल एज ज्यादा है किससे बेटा, क्रॉनिकल एज से ज्यादा है, तो IQ हमेशा किससे ज्यादा होगा, इट विल बी मोर देन 100। ठीक है, अगर मेंटल एज जो है वो लेस देन क्रॉनिकल एज है, तो IQ जो है वो क्या होगा बेटा, लेस देन 100 होगा। ठीक है, इसी चीज को दिमाग में रख के तब उन्होंने प्रॉपर एक डिफाइन किया। उन्होंने क्या डिफाइन किया, उन्होंने ये डिफाइन किया बेटा, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दे भी रखा है, फॉर्मूला क्या है IQ का, मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। जैसे एक बच्चा है जिसकी मेंटल एज है 15, ठीक है, और उसकी एक्चुअल एज या फिर हम बोलेंगे इसे क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, 12 है, तो यहाँ पे IQ कैसे निकालोगे बेटा, 15 बाय 12 इंटू 100, तो कितना IQ निकल के आया, 125। अब इन्होंने क्या किया, एक टेबुलेटेड फॉर्म में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। क्या कैटेगराइज किया, अगर किसी बच्चे की जो IQ लेवल है वो 130 से ऊपर है, ठीक है, अबाउ 130 अगर किसी का IQ आ रहा है, तो इन्होंने बोला कि वो बहुत सुपीरियर बच्चा है। ठीक है, उसके बाद अगर उसका IQ 120 से और 130 के बीच में आ रहा है, तो उसे वेरी सुपीरियर की जगह क्या बोला गया, सुपीरियर बोला गया। ठीक है, उसके बाद अगर 110 से 120 के बीच में आ रहा है, तो इसे बोला गया हाई एवरेज। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट विल बी 90 से और
सॉरी 110 हो गया, 110 टू 120 या आप ये 119, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो 119 होगा। 19 से अगर मैं बात करूँ 109 की, तो इसे बोला गया एवरेज। सबसे ज़्यादा लोगों की जो एवरेज निकल के आती है, मतलब एवरेज आईक्यू जो होती है वो होती है 90 से 109 तक, ठीक है, आईक्यू रेंज। इसके अलावा लेट मी क्लियर दिस, तो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। नाइन्टी से 109 एवरेज बताया गया, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने लेबल दिया उसकी बात चल रही है 80 से और 89, इन्होंने बोला ये है लो एवरेज आईक्यू के बच्चे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया 70 से और 79, इन्हें बोला गया बॉर्डर लाइन, ठीक है। और उन बच्चों को जिनका आईक्यू बिलो 70 आया बेटा, इनको बोला गया इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, ठीक है, इनको बोला गया इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, ओके। यानी कि इनको पक्का कोई ना तो कोई इशू है, और ये जो बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल 70 से बिलो है, इनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। बॉर्डर लाइन 70 टू 79, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत अगर हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो दे कैन डू बेटर इन लाइफ, ठीक है। 80 टू 89 लो एवरेज है, यहाँ पे भी अगर आप उनको अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करोगे तो दे कैन एक्चुअली डू गुड इन लाइफ। उसके बाद 90 से 109 बेटा एवरेज होता है, 110 से 119 हाई एवरेज होता है, मतलब कम बच्चे पाए जाते हैं इस कैटेगरी में। सबसे कम जो पाए जाते हैं उनको बोला गया वेरी सुपीरियर, दे हैव वेरी हाई आईक्यू लेवल, उनकी जो मेंटल एज है वो काफ़ी ज़्यादा पाई गई उनके एक्चुअल एज के अकॉर्डिंग। आपने देखा भी होगा कई बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं एज कम्पेयर टू देयर एज स्टूडेंट्स, ठीक है। उनके एज के अकॉर्डिंग के बाकी बच्चों के कंपेरिजन में अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है। तो उनको उनका आईक्यू लेवल जो होता है वो यूजुअली 130 से अबाव देखा जाता है। तो इस तरीके से आपका इंडिविजुअल डिफरेंस और इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आईक्यू लेवल जो है उसकी बात की गई, मेंटल एज की बात की गई, क्रॉनिकल एज की बात की गई, ठीक है। सो इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके मास्टर्स में इसकी बात होती है, आपके बैचलर्स में इसकी बात होती है, 12th एनसीईआरटी में बोर्ड्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। So I hope you like the video. Thank you for today's class.